एक गांव में प्रिया अपनी माँ सुरेखा के साथ रहती थी। प्रिया गांव के ही एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। वहीं सुरेखा मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचती थी। प्रिया के पास ज्यादा अच्छे कपड़े और खिलौने नहीं थे, इसलिए गांव के सभी बच्चे हमेशा उसका मजाक बनाते थे। उसी गांव के सरपंच का एक बेटा था जिसका नाम सागर था। सागर प्रिया का बहुत अच्छा दोस्त था। फिर एक दिन, सुनो बेटा, गांव की नदी से थोड़ी मिट्टी ले आओ, मुझे बहुत सारे मटके का ऑर्डर आया है। ठीक है माँ, मैं मिट्टी लेकर आती हूँ। प्रिया नदी से मिट्टी लेने के लिए चली जाती है और वहाँ से मिट्टी लेकर लौटती है तो रास्ते में उसे सागर मिलता है। अरे प्रिया, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे घर पर जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है। तुम शाम को मेरे घर पर जरूर आना। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश होती है। ठीक है सागर, मैं शाम को तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगी। फिर प्रिया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। माँ, आज खाना मैं बाहर ही खाऊंगी, आप अपना खाना खुद ही बना लेना। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बाहर कहाँ खाओगी? अरे माँ, गांव के सरपंच के बेटे सागर का जन्मदिन है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है माँ, इसलिए उसने मुझे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तुम चली जाना, लेकिन समय से घर लौट आना। शाम की पार्टी के लिए प्रिया अपने कपड़े देखने लगती है। अरे, मैं इनमें से कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ? मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। सब लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे। तभी वहाँ पर सागर आ जाता है। अरे प्रिया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? सागर, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। मैं अपने ये कपड़े पहनकर आई तो सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसलिए सॉरी सागर, मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती। इंसान की पहचान तो उसके विचार और कर्मों से होती है। तुम तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हो प्रिया, हमेशा दूसरों की मदद करती रहती हो। पार्टी में आज शाम को तुम जरूर आओगी। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस तुम्हें यही कहने आया था। अब मैं चलता हूँ। सागर की बातें सुनकर प्रिया खुश हो जाती है और अपनी पुरानी ड्रेस पहनकर बर्थडे पार्टी में चली जाती है। पार्टी में उसे स्कूल की दोस्त सूजी और इमली मिलती है। अरे प्रिया की बच्ची को देखो, इतनी बड़ी पार्टी में इतने गंदे कपड़े पहन कर आई है। ए प्रिया की बच्ची, तेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है क्या? ओहो, तुम कैसी बातें कर रही हो? इसकी माँ तो मटके बनाती है, मटके। इसके लिए ड्रेस कहाँ से ले पाएंगी? मुझे तो इसके अंदर से भी गोबर जैसी बदबू आती है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे प्रिया, तुझे पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? अगर हमें बोलती, हम तेरा खाना घर पर ही भिजवा देते। इतना कहकर दोनों सहेलियां हंसने लग जाती हैं और प्रिया रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। ये दोनों चुड़ैल बहुत ज्यादा ही बनती हैं। इनके पास पैसा है तो कितना इतराती हैं। अब हम गरीब हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? वहीं नदी के दूसरी तरफ एक चुड़ैल नहा रही थी। उसका बहुत ही सुंदर सोने का सूट तैरकर नदी के दूसरे किनारे पर आ जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर सूट है, लेकिन ये है किसका? प्रिया तुरंत ही नदी में कूद जाती है और उस सूट को निकालकर बाहर ले आती है। अरे ये किसका सूट है? कितनी देर से पानी में गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी गीला ही नहीं हुआ। ये किसका हो सकता है? प्रिया वहाँ बैठकर काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन उस सूट को लेने के लिए कोई भी नहीं आता। लगता है ये सूट किसी का भी नहीं है, कोई इसे फेंक कर चला गया। कितना सुंदर सूट है, मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कम से कम उसकी पार्टी में खाना तो खा लूंगी। प्रिया जल्दी से वो सूट पहन लेती है। सूट के पहनते ही प्रिया बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और उसे पहन के फिर से सागर की पार्टी में चली जाती है। हर कोई प्रिया को देखकर हैरान रह जाता है। तभी सूजी और इमली प्रिया के पास आती हैं। क्यों रे प्रिया की बच्ची, अभी तो तू फुल
फोड़ी हुई ड्रेस पहन कर आई थी, अब इतना सुंदर सूट कहाँ से लेकर आई है? अरे चुरा ली होगी कहीं से। अरे इसे कौन अपना सूट देगा? इतना सुंदर सूट खरीदने की तो इसकी औकात भी नहीं है। फिर दोनों सहेलियाँ जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। तुम दोनों ज्यादा मत हंसो, ये मेरा ही सूट है, मेरी माँ मेरे लिए खुद लेकर आई है और तुम मुझसे हमेशा चिढ़ती ही रहो। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त मैं तुम दोनों से बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। प्रिया खाना खाकर अपने घर चली जाती है। तभी उस सूट से एक आवाज आती है, सुनो, ये सूट जादुई है, तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। बोलो झिंगा लाला झिंगा लाला। तुम इस तरह उन दोनों लड़कियों को भी सजा दिला सकती हो। वो दोनों तुम्हारे ऊपर कितना हंस रही थी, मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। अच्छा, तो ये जादुई सूट है? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जादुई सूट। वो दोनों लड़कियां तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई हैं। मुझे उन्हें आज सबक सिखाना ही होगा, तभी उनकी अकल थोड़ी ठिकाने पर आएगी। फिर प्रिया सूजी के पास जाती है। ए भिखारन, तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तुझे तेरे कर्मों की सजा देने आई हूँ। झिंगा लाला झिंगा लाला। तभी सूजी प्रिया के वश में हो जाती है। जी मालकिन, बताइए मालकिन, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? अरे वाह, ये तो सच में जादुई सूट है। ये जंगली बिल्ली मेरे वश में हो गई है, लेकिन मैं इससे कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे हाँ, ये मुझे गोबर बोल रही थी ना, यही सही मौका है। बाहर भैंस का गोबर पड़ा हुआ है, जाओ जाकर उसे उठाओ और उस गोबर को अपने मुंह से लगाओ। जी मालकिन, जैसी आपकी आज्ञा। फिर सूजी बाहर जाकर भैंस के गोबर को उठाकर मुंह पर लगा लेती है। ये देखकर प्रिया जोर जोर से हंसने लग जाती है। तुझे तो सबक सिखा दिया, अब बारी इमली की है। उसके बाद प्रिया इमली के पास जाती है। अरे ओ, तो यहाँ पर क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? झिंगा लाला झिंगा लाला। तभी इमली भी प्रिया के वश में हो जाती है। बताइए मालकिन, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तो अपने भाई के कमरे में जा और उसे एक जोर का थप्पड़ मार। जी ठीक है मालकिन। तभी इमली अपने भाई के कमरे में जाती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे थप्पड़ मारेगी? इमली का भाई इमली को 2 थप्पड़ मारता है, फिर इमली भी उसे 2 थप्पड़ मारती है। ये देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्त सागर के पास जाती है और उसे जादुई सूट के बारे में सारी बातें बताती है। देखो प्रिया, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। रही बात कपड़ों की, तो कपड़े तो सिर्फ बाहरी दिखावा है। तुम्हारे अच्छे विचार और तुम्हारी अच्छाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रिया। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सागर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस सूट को वहीं छोड़ कर आऊंगी जहाँ से मैं इसे लेकर आई हूँ। उसके बाद प्रिया अपने घर पर आ जाती है और उस सूट को उतार देती है। वो जादुई सोने के सूट को वापस लेकर जाने ही वाली थी कि वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपने जादुई सोने के सूट को ढूंढते ढूंढते प्रिया के घर पर पहुंच जाती है। ए लड़की, मेरा जादुई सूट कहाँ पर है? चोर कहीं की, जल्दी से मेरा सूट मुझे वापस कर, नहीं तो तुझे सीधा ऊपर पहुँचा दूंगी। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मेरी बेटी आपके सूट को क्यों लेकर आएगी? और अगर आप मुझसे पूछना चाहती हैं, तो मैं आपका सूट वूट लाकर क्यों पहनूंगी? बकवास बंद कर बुड्ढी, तू मेरा मजाक बना रही है। चुपचाप मेरा जादुई सूट मुझे वापस दे दे, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कोई सूट नहीं है। लगता है तू ऐसे बिल्कुल नहीं मानेगी। तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है। ठहरो, मेरी माँ को कुछ भी मत करना। इस बैग में तुम्हारा जादुई सोने का सूट है और ये सूट मुझे नदी के किनारे मिला था। उसके बाद प्रिया चुड़ैल को वो सारी बातें बता देती है। प्रिया की बातें सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। मैं तुझसे खुश हुई लड़की।
उसके बाद चुड़ैल अपने जादू से जादुई चांदी का सूट प्रकट करती है। ये ले लड़की, ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक तोहफा है। ये जादुई चांदी का सूट है, तो इससे जो भी मांगेगी ये तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और जादुई चांदी के सूट से प्रिया के घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। फिर वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तनु अपने बड़े पापा और बड़ी माँ और उनकी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उसके बड़े पापा और बड़ी माँ उसे अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार करते थे। तनु भी सोनिया को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती थी। तनु और सोनिया एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तनु पढ़ने में बहुत होशियार थी, वहीं सोनिया पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता उसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो हर साल फेल हो जाती थी। जब देखो नेल पॉलिश लगाते रहती है, मेकअप करते रहती है। अरे लड़की, कभी पढ़ भी लिया कर। अपनी बड़ी बहन को देख, बिल्कुल सीधी सादी रहती है और मेरे काम में हाथ भी बटाती है। उसके बाद भी पढ़ाई में कितनी होशियार है, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। पता नहीं ये नालायक किस पर गई है, हमेशा हमारी बेइज्जती कराते रहती है। मेरा तो मन करता है कि इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर इसकी शादी करवा दूं। ऐसा लगता है कि वही आप दोनों की बेटी है और मैं तो जैसे आप दोनों की बेटी ही नहीं हूँ। जब देखो मुझे डांटते ही रहते हो। अरे मेरी भी तो कोई जिंदगी है, मेरी भी तो कोई इच्छाएं हैं। आप दोनों मेरे बारे में तो कभी भी नहीं सोचते। इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। सोनिया हमेशा अपनी बड़ी बहन से जलती रहती थी और हमेशा उसकी चीजें छुपा दिया करती थी। एक बार तनु का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, लेकिन सोनिया उसका सीट नंबर छुपा देती है। हमेशा मुझे इस लड़की की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। अब देखती हूँ ये आज का एग्जाम कैसे देती है। जब ये फेल होगी तब मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। तनु अपने कमरे में आती है और अपना सीट नंबर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे सीट नंबर कहीं भी नहीं मिलता। बड़ी माँ, बड़े पापा, क्या आपने मेरा सीट नंबर कहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा सीट नंबर कहीं नहीं देखा। बड़ी माँ, मैं अपना सीट नंबर यही बेड पर रख कर गई थी, लेकिन अब वो मिल ही नहीं रहा है। 9 बजे मेरा एग्जाम है, अगर मैं एग्जाम में नहीं गई तो मैं फेल हो जाऊंगी बड़ी माँ। तभी वहाँ पर सोनिया आती है। सोनिया, तूने तनु का सीट नंबर उठाया है क्या? अरे मैं क्या आपको चोर नजर आती हूँ? रख कर भूल गई होगी कहीं। उसकी बड़ी माँ टीचर को फोन करती है और उन्हें सारी बातें बता देती हैं। कोई बात नहीं, आप तनु को बोल दीजिए कि वो एग्जाम देने के लिए स्कूल आ जाए। मैं यहाँ स्कूल में उसे सीट नंबर दे दूंगी। खुशी खुशी तनु एग्जाम देने चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आता है और तनु इस बार भी फर्स्ट आती है। बड़ी माँ, बड़े पापा, ये देखो मैं फिर से फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, आखिर बेटी किसकी है? आई एम प्राउड ऑफ यू डॉटर। तनु की बड़ी माँ तनु को गले से लगा लेती है। सोनिया, तुम्हारा क्या रहा रिजल्ट? देखो, हर साल मुझसे बार बार मत पूछा करो कि मेरा क्या रहा रिजल्ट। मैं हमेशा की तरह फेल हो गई हूँ। कितनी बेशरम है ये लड़की, कितनी खुशी से बता रही है अपना रिजल्ट। अरे कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। गुस्से में सोनिया वहाँ से चली जाती है। बड़े पापा, मेरा फैशन डिजाइनर बनने का सपना है, आप मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए। ठीक है बेटा, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाता हूँ। उसके बाद तनु एक अच्छे फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में जाने लगती है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और तनु का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा हो जाता है। वहीं सोनिया अभी स्कूल में ही थी और हर रोज अपने माता पिता से ताने सुनती थी। कॉलेज के बाद तनु अपना एक बहुत ही सुंदर सा बुटीक खोल लेती है और बहुत अच्छे डिजाइनर लहंगे, गाउन और कपड़े सिलती है। काफी दूर दूर से
तनु के पास ग्राहक आने लगे थे। तनु बहुत जल्द बहुत फेमस हो जाती है। हमारी तो बस एक ही बिटिया है जो हमारा नाम रोशन करती है। देखो, आज दूर दूर से गांव वाले, यहाँ तक कि शहर वाले भी मेरी बिटिया के पास आते हैं। और एक ये है जो हमेशा हमारा नाम बदनाम करती है। एक दिन तनु के पास मंत्री जी की बीवी आती है। अरे तनु, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लहंगे बनाती हो। ध्यान से सुनो, 1 महीने बाद मेरी बिटिया की शादी है। क्या तुम 5000 लहंगे डिजाइन कर सकती हो? जी मैडम जी, जरूर कर सकती हूँ। मैं समय से पहले आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दूंगी। देख ले छोरी, अगर तूने सही से काम नहीं किया और अगर मेरी नाक कट गई तो तुझे ऐसी सजा दूंगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए मैडम जी, आपका काम समय से पहले पूरा हो जाएगा। मंत्री की बीवी उसे एडवांस पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सोनिया ये सारी बातें सुन लेती है। अरे वाह, मैं तो तुझे बर्बाद करना चाहती थी। मेरे पास यही सही मौका है, अब लूंगी मैं तुझसे बदला। तनु ये बात अपने बड़े पापा और बड़ी माँ को बताती है। उसके बाद उसके बड़े पापा और बड़ी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। कहाँ है वो नालायक लड़की? उसे भी बताओ मेरी बेटी आज कितना महान काम करके आई है। बेस्ट विशेस फॉर यू बेटा। तनु और उसके बड़े पापा और बड़ी माँ सोनिया के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सोनिया आराम से लेटकर इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी और साथ ही साथ गाने गा रही थी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अरे इतनी सुंदर है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। और इससे ज्यादा तू कर भी क्या सकती है? सारे दिन लेटकर बस फेसबुक और इंस्टाग्राम देखती रहती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। तनु पूरी मेहनत करके मंत्री की बीवी के ऑर्डर 2 दिन पहले ही पूरे कर देती है। बड़े पापा, मैंने मंत्री जी की बीवी के सारे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। अब मैं खुशी खुशी कल उन्हें डिलीवर कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ ये ऑर्डर तू कैसे डिलीवर करती है। रात में सोनिया उसके बुटीक पर जाती है और उसके सारे ऑर्डर में आग लगा देती है। अगले दिन तनु अपनी दुकान पर आती है और देखती है कि उसकी दुकान में आग लगी हुई थी। तभी वहाँ पर उसके बड़े पापा और बड़ी माँ भी आ जाते हैं। बड़े पापा, मंत्री जी की बीवी अपने ऑर्डर लेने आती ही होंगी। ये क्या हो गया बड़े पापा? अगर उनके ऑर्डर मैंने समय से नहीं दिए तो वो मेरा पूरा करियर बर्बाद कर देंगी बड़े पापा। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मंत्री जी की बीवी आ जाती है। लाओ बेटा, मेरा ऑर्डर कहाँ है? तनु मंत्री जी की बीवी को वो सारी बातें बताती है। ए लड़की, मुझे ये कहानियाँ मत सुनाओ। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, कल तक मुझे मेरे ऑर्डर चाहिए, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इतना कहकर मंत्री की बीवी वहाँ से चली जाती है। सब कुछ खत्म हो गया बड़े पापा। एक दिन में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी वजह से आप सब भी मुसीबत में पड़ जाएंगे बड़े पापा। नहीं, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ बड़े पापा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर तनु वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक नदी के किनारे पहुँच जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी नदी से एक जल परी प्रकट होती है। कौन हो तुम? यहाँ नदी के बाहर बैठकर तुम रो क्यों रही हो? तुमने हम सबकी नींद डिस्टर्ब कर दी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैं कहीं और जाती हूँ। सुनो बेटा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तनु जल परी को वो सारी बातें बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है बेटी, लेकिन बेटी तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जल परी अपने जादू से एक जादुई लहंगा प्रकट करती है। बेटी, ये इस नदी का जादुई लहंगा है।
तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ये लहंगा तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करेगा। तनु जल परी का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। हे जादुई लहंगे, मेरी दुकान को ठीक कर दो। तनु के इतना कहते ही उसकी दुकान पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वहीं मंत्री जी की बीवी के सारे ऑर्डर भी ठीक हो जाते हैं। अगले दिन मंत्री जी की बीवी कुछ लोगों के साथ आती है। ए छोरी, कहाँ है मेरा ऑर्डर? अगर तूने आज मेरा ऑर्डर नहीं दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तनु मंत्री जी की बीवी को उनके सारे ऑर्डर दे देती है। मैडम जी ऑर्डर देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसे बहुत सारे पैसे देती हैं और साथ ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी देती हैं। तनु खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने बड़े पापा और बड़ी माँ को वो सारी बातें बताती है। क्या तूने एक दिन में सारे ऑर्डर पूरे कर दिए? अरे तू ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने खुद तेरी दुकान में जाकर आग लगाई थी। मैं तुझे बर्बाद करना चाहती हूँ। उसके बाद भी तूने एक दिन में? क्या वो आग तुमने लगाई थी? हाँ, वो आग मैंने लगाई थी। सोनिया की ये बात सुनकर उसके माता पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। निकल जा मेरे घर से। हमने कभी नहीं सोचा था कि तेरे मन में अपनी ही बहन के लिए इतना जहर है। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बड़े पापा, ये मेरी छोटी बहन है। इसे माफ कर दीजिए बड़े पापा। सोनिया तनु अपने पिता और अपनी माँ से माफी मांगती है। उसके बाद से सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से एक परी का नाम सुनैना था। सुनैना परी बहुत ज्यादा सुंदर थी। साथ ही उसके लंबे घने बाल थे जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। सुनैना परी का व्यवहार बहुत अच्छा था। सुनैना परी सभी परियों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उनसे अच्छे से बात करती थी, जिससे परीलोक की सभी परियां सुनैना परी को बहुत पसंद करती थी। तो वहीं बहुत सी परियां सुनैना परी की सुंदरता से जलती भी थी, लेकिन सुनैना परी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उनसे भी बहुत अच्छे से बात करती थी। वहीं सुनैना परी हर वीकेंड पर पृथ्वीलोक पर भी जाया करती थी और वहाँ मौजूद गरीब और लाचार लोगों की मदद करती थी। लेकिन सुनैना परी को मेकअप करने का बहुत शौक था। एक बार सुनैना परी मेकअप कर रही होती है, तभी सुनैना परी को अचानक से एक आइडिया आता है और सुनैना परी सोचने लगती है और अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, वैसे मेकअप तो मैं अच्छा ही कर लेती हूँ, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ और सभी को सुंदर बना दूँ। अच्छा एक काम करती हूँ, पहले जाकर रानी परी से पूछती हूँ, क्योंकि उनकी इजाजत लेना तो बहुत जरूरी है। रानी परी अगर मुझे इजाजत दे देती है तो मैं बहुत जल्दी अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ और अपना मेकअप का टैलेंट वहाँ दिखाऊंगी। उसके बाद सुनैना परी तुरंत ही रानी परी के पास पहुँचती है और रानी परी से बोलने लगती है। रानी परी को मेरा प्रणाम। रानी परी, मैं आपसे कुछ बातें पूछने आई हूँ। आज मुझे एक आइडिया आया है, इसलिए मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, जिसे खोलने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं परीलोक में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ? देखो सुनैना परी, मैं तुम्हें ऐसे ही इजाजत नहीं दे सकती और तुम भी अपनी मर्जी से परीलोक में ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ। तुम्हें किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी होगी जिसको तुम्हारी सख्त जरूरत हो, और इसके बाद ही मैं तुम्हें परीलोक में ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत जरूर दूंगी। इसलिए पहले तुम किसी जरूरतमंद की मदद करो और उसके बाद मेरे पास आना। ठीक है रानी परी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी ने बोला है कि मुझे किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी है, लेकिन परीलोक में मुझे तो नहीं लगता कि कोई जरूरतमंद मिलेगा भी। इसीलिए मुझे शायद से इस कार्य के लिए धरती लोक में जाना चाहिए। अब मैं जल्दी से धरती लोक की तरफ निकलती हूँ।
फिर सुनैना परी तुरंत ही धरती लोक पर चली जाती है। तभी सुनैना परी को कहीं से रोने की आवाज सुनाई देती है। सुनैना परी इधर उधर देखने लगती है। तभी सुनैना परी को दिखाई देता है कि थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी बच्ची रो रही है। सुनैना परी जल्दी से उस बच्ची के पास जाती है और उस बच्ची से बोलती है कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे, आप तो एक परी हो ना? मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि परियां सबकी मदद करती हैं। क्या आप भी मेरी मदद करने आई हो? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक परी हूँ। चलो, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो छोटी सी बच्ची सुनैना परी को बताती है कि परी जी, मेरा नाम आलिया है। मेरे चाचा चाची ने मेरे माता पिता का घर छीन लिया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे खाना भी नहीं दिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तभी सुनैना परी उस छोटी सी बच्ची को कहती है कि बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। फिर सुनैना परी आलिया को लेकर एक खाली जगह पर आ जाती है और अपने जादू से वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान घर और कई सारी गाड़ियाँ प्रकट कर देती है। साथ ही उसे पैसा देने वाला जादुई लहंगा भी दे देती है। फिर सुनैना परी कहती है, चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे पुकार लेना। इतना सुंदर घर और लहंगा पाकर आलिया खुशी से उछलने लगती है। जिसके बाद सुनैना परी वहाँ से परीलोक वापस चली जाती है। रानी परी सुनैना परी का काम देखकर बहुत खुश होती है और सुनैना परी को शाबाशी देती है। सुनैना परी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सुनैना परी, अब तुम परीलोक में अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत पाकर सुनैना परी बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही दिनों में सुनैना परी अपना एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और सभी परियों का बहुत ही अच्छे से मेकअप करती है। सभी परियों को सुनैना परी का किया हुआ मेकअप बहुत पसंद आता है और वो परियां खुश होकर सुनैना को ढेर सारे पैसे देती है। इतने सारे पैसे पाकर सुनैना परी भी बहुत खुश होती है। अगर कोई परी एक बार सुनैना परी के ब्यूटी पार्लर में आती है तो वो बार बार वहीं पर आती है। उस दिन के बाद से सुनैना परी सभी का मेकअप करती रहती है और उससे बहुत सारे पैसे कमाती है, जिससे अब वो बहुत अमीर हो जाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।